आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम आपके पास है डायफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन क्या होती है? डायफ्रैक्शन इज बेसिकली द बेंडिंग ऑफ अ लाइट around a very sharp obstacle. The bending of a light around a very sharp obstacle. एक शार्प ऑब्स्टिकल के अराउंड लाइट का जो बेंड होना है उसको हम कहते हैं अपनी आम जबान में डायफ्रैक्शन। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि ये ऑब्स्टिकल के अराउंड बेंड होना है या फिर either passing from the slit. Either passing from the slit is called diffraction. The bending of a light around a very sharp obstacle, either passing from the slit, is called diffraction. ठीक है। अब इसको और से सुनिएगा। डिफ्लेक्शन की शर्त ये है कि फर्ज कर लें अगर ये ऑब्स्टिकल है, ठीक है, ये ऑब्स्टिकल आपको नजर आ रहा है और फर्ज कर लें कि यहाँ से लाइट आ रही है। ये लाइट को मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये लाइट आ रही है, अब यहाँ से लाइट जब टकराएगी ना इस पॉइंट से, तो इसका जो साइज है वो तकरीबन लाइट की वेवलेंथ के बराबर हो। यानी कि डिफ्रैक्शन की शर्त ये कि जब यहाँ से लाइट आ रही है और ऑब्स्टिकल से टकराएगी तो ऑब्स्टिकल का जो साइज होना चाहिए ना वो लाइट की वेवलेंथ के बराबर होना चाहिए, और लाइट की वेवलेंथ होती है बहुत ही कम। लाइट हैज अ वेरी लेस वेवलेंथ। लाइट की वेवलेंथ बहुत कम होती है, इसी में ऑब्स्टिकल का साइज भी बहुत कम होना चाहिए। और अगर फर्ज कर लें कि ये आपके पास मौजूद है एक स्लिट, तो ये यहाँ से जब लाइट पास हो रही है ऐसे, तो इस स्लिट की जो विड्थ होनी चाहिए वो भी लाइट की वेवलेंथ के कंपैरेबल हो, इनके बराबर। यानी कि अगर लाइट की वेवलेंथ का ऑर्डर है 10⁻⁻⁷ मीटर, तो इस ऑब्स्टिकल की विड्थ भी 10⁻⁻⁷ मीटर होनी चाहिए। और अगर इस स्लिट की विड्थ आपके पास फर्ज कर लें 10⁻⁻⁷ मीटर है और लाइट की वेवलेंथ तो होती है 10⁻⁷ मीटर के ऑर्डर की तकरीबन, तो याद रखिएगा आपके पास यहाँ पर इसको भी 10⁻⁻⁷ मीटर होना चाहिए। यानी कि अब डिफ्रैक्शन की शर्त ये है कि लाइट की वेवलेंथ और ऑब्स्टिकल का साइज या स्लिट का साइज दोनों आपस में बिल्कुल बराबर होने चाहिए। अगर लाइट की वेवलेंथ, ऑब्स्टिकल का साइज और स्लिट का साइज दोनों आपस में बराबर हैं तब जाके हम कहेंगे आपके पास वहां पे क्या हो रही है, डायफ्रैक्शन। उसको हम डायफ्रैक्शन का नाम देंगे और डायफ्रैक्शन कहलाएगी। ठीक है। अब थोड़ा सा हम इस बात को बढ़ाते हैं आगे। तो डिफ्लेक्शन क्या है? द बेंडिंग ऑफ अ लाइट अराउंड अ वेरी शार्प ऑब्स्टिकल और बाय और आइदर पासिंग फ्रॉम द स्लिट। या तो किसी शार्प ऑब्स्टिकल से टकरा के बेंड होना या किसी स्लिट से टकरा के बेंड होना, उसको हम अपनी आम जबान में क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन। तो वो हमारे पास डिफ्लेक्शन कहलाती है, उसको हम डिफ्लेक्शन का नाम दे रहे होते हैं। ठीक है भाई। अब थोड़ा सा हम इस चीज को आगे एलिब्रेट करते हैं। अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट हमें कैसे मिला। इसका कॉन्सेप्ट हमें ऐसे मिला, यहाँ पे आप फर्ज कर लें कि ये एक ऑब्स्टिकल है और यहाँ पे एक वॉल है। यहाँ पर आपके पास एक ऑब्स्टिकल है और ये आपके पास है बॉल। ठीक है। अब यहाँ पे एक लाइट पड़ रही है, यहाँ पे एक लाइट पड़ रही है
यहाँ पे भी लाइट पड़ रही है, यहाँ पे भी लाइट पड़ रही है। तो मैं देख रहा हूँ जब यहाँ लाइट पड़ रही है तो ये हिस्सा चमक रहा है, दिस वन। ठीक है, एक सेकेंड। तो मैं देख रहा हूँ कि जब यहाँ पे लाइट पड़ रही है तो ये हिस्सा चमक रहा है, ब्राइट हो रहा है, ये हिस्सा भी ब्राइट हो रहा है, ये हिस्सा भी ब्राइट हो रहा है। मैंने देखा कि ये हिस्सा भी ब्राइट हो रहा है। ये हिस्सा क्यों ब्राइट हो रहा है? ये हिस्सा इसलिए ब्राइट हो रहा है क्योंकि लाइट यहाँ ऑब्स्टिकल से टकरा रही है, टकराने के बाद बैंड हो रही है। तो ये जो ऑब्स्टिकल से टकरा के लाइट का बेंड होना है, दिस इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन। उसको हम डायफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा कि बारिश के बाद जो अक्सर एक तकरीबन आपको बिल्कुल साफ सुथरा माहौल देखने को मिलता है आसमान पे, और अगर आपके पास वहां पे थोड़े बहुत क्लाउड्स बच जाएं तो आपको नजर आता है कि वो जो क्लाउड्स हैं, मैं इसको थोड़ी सी अच्छी डायग्राम बनाना चाह रहा हूँ। ये जो आपके पास जैसे ये क्लाउड है, ठीक है, तो इन क्लाउड्स के अक्रॉस एक सिल्वर लाइनिंग होती है ऐसे। तो वो जो क्लाउड्स के अक्रॉस एक सिल्वर लाइनिंग होती है ना, वो अजीब सी एक अच्छी सी चमक दे रही होती है। तो वो जो सिल्वर क्लाउड्स क्लाउड्स की लाइनिंग आती है ना, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ व्हाट, डायफ्रैक्शन। क्योंकि लाइट वहां से भी बेंड होकर नीचे आती है, तो वो इसका पूरा ब्राइट हो रहा होता है। जैसे कि सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है तो पूरा जो क्लाउड है वो ब्राइट नहीं होता, उसकी जो साइड की सिल्वर लाइनिंग होती है वो ब्राइट होती है। तो उसको हम कहते हैं आम जबान में डायफ्लेक्शन, वो डायफ्लेक्शन कहलाती है, उसको हम डायफ्लेक्शन का नाम देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपनी आगे। तो डायफ्लेक्शन कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया। डायफ्लेक्शन के लिए जरूरी है कि लाइट जहां से बेंड हो रही है उसका जो साइज है वो आपके पास लाइट की वेवलेंथ के बराबर या उसके कंपैरेबल होना जरूरी है, ठीक है, तब जाके हमारे पास होती है डायफ्लेक्शन बहुत अच्छी। अब इससे रिलेटेड एक इंस्ट्रूमेंट है और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या होता है? डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, ये कैसा इंस्ट्रूमेंट है विच इज यूज्ड टू which is used to study the phenomenon of diffraction। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो आपके पास डायफ्रैक्शन के फिनोमेना को स्टडी करने में इस्तेमाल किया जाए, उसको हम कहते हैं आम जबान में डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। वो हमारे पास डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग कहलाता है। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग हमारे पास क्या होती है? डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू स्टडी द फिनोमेना ऑफ डायफ्रैक्शन। जिसको हम डायफ्रैक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग कहलाता है, उसको हम डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का नाम देते हैं, ठीक है भाई। अब जरा दो तीन बातें सुनते हैं गौर से कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। देखिए भाई, डिफ्लेक्शन ग्रेटिंग में हम लेते हैं ग्लास स्लैब्स। तो ये मेरे पास एक ग्लास स्लैब है, ठीक है। इस ग्लास स्लैब को हम क्या करते हैं, इस ग्लास स्लैब को हम पूरा बना देते हैं पॉलिश्ड। तो मैंने यहाँ पे इसको कलर कर रहा हूँ। कलर करने का मतलब ये कि इसको मैं पॉलिश कर रहा हूँ, तो ये पॉलिश हो रहा है। तो मैंने इसके ऊपर कलर किया और कलर करने के नतीजे में ये मैंने बना दिया पॉलिश। इसको मैंने पॉलिश कर दिया, आपको नजर आ रहा होगा, पॉलिश कर दिया, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इसके ऊपर ये खुरचना है, और खुरचने से मुराद मैंने इसको स्क्रैच करना है। स्क्रैच क्यों करना है? ताकि मैं स्लिट बनाऊं। सवाल ये उठता है कि मैं क्यों खुरच रहा हूँ? खुरच मैं इसलिए हूँ ताकि मैं स्लिट बनाऊं। स्लिट क्यों बना रहा हूँ? ताकि लाइट पास करवाऊं। क्योंकि जब तक मैं लाइट पास नहीं करवाऊंगा उस वक्त तक मैं डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग को ऑब्जर्व नहीं कर सकता। तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के लिए यहाँ पे स्लिट का बनना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे सबसे पहला काम हम करेंगे कि स्लिट बनाएंगे, और स्लिट उस वक्त बनेगी जब यहाँ से आपके पास कुछ ना कुछ ओपेक सेगमेंट को हटाया जाएगा। तो मैं यहाँ से अब इसको ऐसे देखें खुरचूंगा यूं, तो ये खुरच खुरच के एज अ स्लिट के तौर पे काम करेगा। अब ये जिस तरह आपको सिल्वर कलर की इस पे लाइन नजर आ रही है, ये हमने स्लिट बनाई है। अब ये इतना छोटा होता है कि लाइट की वेवलेंथ के बराबर होता है, तो इसको मैं नहीं खुरचता, इसको कौन खुरचता है?
इसको मशीन होती है जो खरीदती है, यानी कि इसको जो मशीन होगी वो आपके पास इसके ऊपर स्क्रैचेस लाएगी और वो स्क्रैचेस के अंदर क्या बनाएंगे, स्लिट। उसको हम स्लिट का नाम देंगे। और याद रखिएगा जब ये स्लिट बन जाएगी तो स्लिट बनने के बाद ये इस तरह का बन जाएगा, ऐसे, लाइक दिस। यानी कि एक आपके पास एज अ ओपेक सेगमेंट के तौर पे काम करेगा, ओपेक सेगमेंट, और एक आपके पास एज अ स्लिट्स के तौर पे काम करेगा, इस तरह का ही बनेगा। यानी कि इसको अगर मैं थोड़ा सा बड़ा करके बनाऊं तो ये ऐसे बनेगा, एक ओपेक सेगमेंट और एक आपके पास क्या कहलाएगी इसमें, स्लिट। याद रखिएगा यहाँ से लेके यहाँ तक अगर ए है तो यहाँ से लेके यहाँ तक बी है, और इन दोनों को हम कहते हैं सम को, डी। ए और बी का जो सम है वो डी कहलाता है, और डी के दो नाम है। डी को या तो बोला जाता है ग्रेटिंग एलिमेंट, या तो इस डी को हम कहते हैं ग्रेटिंग एलिमेंट, या तो ये डी हमारे पास ग्रेटिंग एलिमेंट कहलाएगा, इसको ग्रेटिंग एलिमेंट कहेंगे, या इसको कहते हैं स्पेसिंग। आइदर इट इज कॉल्ड ग्रेटिंग एलिमेंट और इज कॉल्ड स्पेसिंग। अब ये जो डी है यानी कि पूरा बहुत छोटा है, और इसकी जो ऑर्डर है तकरीबन वो 10⁻⁻7 मीटर है। इसका मतलब ये कि ना तो मैं स्केल से ए को नाप सकता हूँ, ना मैं स्केल से बी को नाप सकता हूँ, क्योंकि दे आर वेरी 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 स्मॉल, ये बहुत छोटे हैं। और अगर ये बहुत छोटे हैं तो मैं इनको मेजर कर ही नहीं सकता विद द हेल्प ऑफ अ नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट। तो इसीलिए अब हमें अगर डी की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करते हैं, तो डी की वैल्यू निकालनी है तो हम एक चीज करते हैं, और हम ये करते हैं कि वहां पे फर्ज कर लें कि हमने ये 1 सेंटीमीटर की लेंथ ले ली, और हम ये चेक कर लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर में कितनी नंबर ऑफ लाइंस आ रही हैं, ऐसे 1 सेंटीमीटर में कितनी नंबर ऑफ लाइंस आ रही हैं। तो 1 सेंटीमीटर में कितनी नंबर ऑफ लाइंस आ रही हैं, तो हम ये काम करते हैं कि जितनी भी नंबर ऑफ लाइंस आती हैं उसको हम लेंथ से डिवाइड कर देते हैं। तो डी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है हमारे पास लेंथ ऑफ द सेगमेंट divided by number of lines ruled। लेंथ ऑफ द सेगमेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइंस रूल्ड। यानी कि जब भी हमें डी निकालना होगा तो हम ये देखेंगे कि भाई एक पर्टिकुलर लेंथ में कितनी लाइंस आ रही हैं। तो डी निकालने का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा डी इज इक्वल टू एल अपॉन एन। और ये डी हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि डी बजाय बहुत छोटा है, हम इनको ए और बी मेजर करके ही निकाल सकते हैं। हम ये निकाल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर लेंथ में कितनी लाइंस रूल कर रही हैं, तो वहां पे हम डी निकालेंगे इस फॉर्मूले से बाय यूजिंग डी इज इक्वल टू एल अपॉन एन, जो आपको पता होनी चाहिए। और ये जो डी है ये बेसिकली क्या कहलाता है, इसको ग्रेडिंग एलिमेंट कहते हैं, या इसको हम कहते हैं स्पेसिंग, या आपके पास स्पेसिंग कहलाएगा। ठीक है भाई, अब हमें क्या करना है, हमने डी का पूरा कॉन्सेप्ट देख लिया कि यहाँ पे डी क्या है। अब हमें जो चीज देखनी है वो ये देखनी है कि इसको हम किस तरीके से जो है ना वो एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। इसको हम डायग्रामेटिकली कैसे एक्सप्लेन करते हैं, तो डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करने के लिए इसमें हमें सबसे पहले एक फिगर बनानी पड़ेगी, और उस फिगर में हमें कंसिडर करना पड़ेगा एक ग्लास स्लैब। ये हमने ग्लास स्लैब लिया। अब इसके अंदर मैंने ये हमारा ग्लास स्लैब है, ठीक है भाई। अब इसके अंदर मैंने छोटे छोटे से जो है वो सेगमेंट्स बना दिए, दिस वन। अब देखिए जिनके अंदर मैं कलर कर रहा हूँ वो ओपेक है, और जिनमें कलर नहीं कर रहा वो स्लेट है। तो जो मैंने ब्लैंक छोड़े हुए वो स्लेट है, और जिनमें मैंने कलर किया वो ओपेक है, ठीक है। अब क्या होगा, यहां से लाइट आएगी, लाइट में चेंज कर देता हूँ, और यहाँ पे भी लाइट आएगी, यहां से भी लाइट आएगी, यहां से भी लाइट आएगी, फिर यहां से भी लाइट आएगी, और यहां से भी लाइट आएगी।
ये सारी लाइट रेज आ रही है, ठीक है, ये हमें नजर आ रही है लाइट रेज आ रही है। अब क्या होगा, ये स्लिट से टकरा रही है, तो टकराने के बाद सारी लाइट रेज क्या हो जाएंगी, बैंड। तो ये लाइट रेज ऐसे बैंड होंगी नीचे की तरफ, तो ये वाली सारी लाइट रेज ऐसे नीचे टकरा के यूं बैंड हो रही है। ये बैंड क्यों हो रही है, क्योंकि ये स्लिट से टकरा रही है, और जब भी लाइट रेज स्लिट से टकराती हैं तो टकराने के बाद वो बैंड हो रही है, सब बैंड हो रही है। अब जब ये लाइट रेज बैंड हो रही है तो याद रखिएगा हमें इनको एक पॉइंट पे कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे हमने इनको कन्वर्ट करने के लिए एक आध कॉन्वेक्स लेंस लगाना है। अब यहाँ पे मैंने आपके पास बना दिया एक कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का काम होता है लाइट रेज को कन्वर्ट करना। तो अभी कॉन्वेक्स लेंस पे लाइट रेज टकराएंगी, यहाँ पे स्क्रीन लगी हुई, दिस इज कॉल्ड स्क्रीन। और अब ये सारी लाइट रेज एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएंगी ऐसे, दिस वन, और ये हो गई डिफ्रैक्शन, ठीक है। अब अगर चेक करा जाए और से देखिएगा, ये यहां से लेके यहां तक दिस इज कॉल्ड डी, क्योंकि जो डी होता है उसमें आपके पास आती है एक सेगमेंट स्लिट का और एक ओपेक का, तो उसको हम डी कहते हैं। अगर मैं जानना चाहूँ कि पहली वाली रे, यानी कि मैं हाईलाइट कर रहा हूँ थोड़ा सा सिर्फ आपके लिए, पहली वाली रे दिस वन और तीसरी वाली रे दिस वन, क्या इन दोनों ने सेम डिस्टेंस कवर किया है? तो मुझे नजर आ रहा है कि इन दोनों ने सेम डिस्टेंस कवर नहीं किया, इन दोनों का डिस्टेंस अलग अलग है, तो इसका मतलब इनके बीच में कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस है। अगर मैं जानना चाहूँ कि इनके बीच में कितना पार्ट डिफरेंस है, तो मुझे तीसरी वाली रे से ऊपर ड्रॉप करना पड़ेगा एक परपेंडिकुलर, दिस वन। तो याद रखिएगा आपके पास इसके अंदर यहाँ पे एंगल बन रहा है थीटा, यहाँ एंगल बन रहा है 90, और ये वो डिस्टेंस है जो ऊपर वाली रे ने नीचे वाली के मुकाबले में ज्यादा कवर किया है, जिसको मैंने नाम दे दिया पाथ डिफरेंस। ये पार्ट डिफरेंस कहलाएगा। तो पार्ट डिफरेंस वो डिस्टेंस है जो ऊपर वाली रे नीचे वाली के कंपैरेबल ज्यादा कवर कर रही है, इसको हम पार्ट डिफरेंस का नाम देंगे, ठीक है। अब इस ट्रायंगल का अगर मैं नाम रख दूं ए बी और सी, और मैं अलग से ट्रायंगल कंसिडर कर लूं एबीसी, तो मैंने आपके पास कंसिडर किया ट्रायंगल एबीसी। आप देख लें ट्रायंगल एबीसी कैसे बना हुआ है, यहाँ ए है, यहाँ सी है, और यहाँ बी है, और इसके साथ यहाँ पे बन रहे हैं 90, यहाँ से लेके यहाँ तक है डी, ऐसे लेके सीधा डी, आप देख लें दैट इज द स्पेसिंग, और दिस इज इक्वल टू पी डी। मुझे ट्रायंगल अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए इसको दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ, सॉरी फॉर द कन्वीनियंस, आई वांट टू रीड्रॉ इट अगेन। ये एक फिगर थी मेरे पास, फिर इसको मैंने ऐसे किया, और अब ये मुझे बहुत बेहतर लग रहा है। यहाँ पे 90 है, यहाँ ए है, यहाँ सी है, यहाँ डी है, ये थीटा है, और यहाँ से लेके यहाँ तक है पाथ डिफरेंस। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर है, तो हमारे पास यहाँ पे रेशियो लगेगा साइन थीटा। 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होती है, तो हमने अप्लाई किया यहाँ पे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इज पार्ट डिफरेंस, हाइपोटेन्यूज इज डी, तो डी डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई, तो पार्ट डिफरेंस इक्वल टू व्हाट, डी साइन थीटा। तो पार्ट डिफरेंस मेरे पास डी साइन थीटा के बराबर आ गया। अगर कंस्ट्रक्टिव
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है तो पार्ट डिफरेंस होता है डी एम लैम्डा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जनरल कंडीशन याद होनी चाहिए, पार्ट डिफरेंस इक्वल टू एम लैम्डा। और आप कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पार्ट डिफरेंस एम लैम्डा है, लेकिन ऊपर आप कह रहे हैं कि पार्ट डिफरेंस है डी साइन थीटा। दोनों को इक्वेट करेंगे, जब दोनों को इक्वेट करेंगे तो रिजल्ट में मिलेगा डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम लैम्डा। ये कहलाती है इक्वेशन ऑफ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम लैम्डा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पार्ट डिफरेंस होता है एम प्लस हाफ लैम्डा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पार्ट डिफरेंस है एम प्लस हाफ लैम्डा, तो यहाँ पे पार्ट डिफरेंस है डी साइन थीटा। इक्वेट करेंगे तो इक्वेशन बनेगी डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम प्लस हाफ लैम्डा। अब कुछ बातें आपको बता रहा हूँ, उसको सुनिएगा। हम हमेशा कंस्ट्रक्टिव की इक्वेशन यूज करते हैं इन अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, तो आपने याद रखना है। वी ऑलवेज यूज दिस इक्वेशन और इसका नाम है डी साइन थीटा इक्वल टू एम लैम्डा। तो डी साइन थीटा एम लैम्डा के बराबर है, हमें इस इक्वेशन को यूज करना है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। हमेशा डिस्ट्रक्टिव की इक्वेशन नॉर्मली इसमें इस्तेमाल नहीं होती। अब अगर चेक करा जाए तो हमें याद रखिएगा, स्क्रीन जो होता है ना, स्क्रीन, जैसे स्क्रीन जो होती है हमारी वो ये होती है, दिस इज कॉल्ड स्क्रीन। ठीक है, अब याद रखिएगा ये स्क्रीन का वो पॉइंट है जहां पे आपको मिलता है जीरो ऑर्डर, और जीरो ऑर्डर पे हमेशा आपको मिलती है मैक्सिमम ब्राइट फ्रिंज। फिर जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपके पास इसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है। तो याद रखिएगा जीरो ऑर्डर पे आपको मिलती है मैक्सिमम इंटेंसिटी, जीरो ऑर्डर पे आपको मिलेगा मैक्सिमम, और जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। इसकी मिसाल बिल्कुल वैसे समझिए जैसे आपने कमरे के अंदर जो है ना वो अंधेरा किया और आपने एक टॉर्च चलाई, और टॉर्च को आप जो है ना वो दीवार के बहुत करीब ले गए। जितना आप दीवार के उसको करीब लेके जाएंगे तो याद रखिएगा आपके पास वो बीच में आपको एक ब्राइट स्पॉट नजर आने लगेगा, और जैसे जैसे आप टॉर्च को दीवार से दूर करेंगे तो वो लाइट फैलेगी, और जब वो लाइट फैलेगी तो अतराफ में अब उसकी इंटेंसिटी कम होना शुरू होगी। तो सबसे ज्यादा जो ब्राइट स्पॉट आपको मिलेगा वो उसके सेंटर में मिलेगा, और जैसे जैसे आपके पास उसका ऑर्डर बढ़ता जाएगा स्प्रेड होने का, क्योंकि लाइट स्प्रेड हो रही है, तो स्प्रेड होने के नतीजे में जब लाइट का ऑर्डर बढ़ता जाएगा तो उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। तो इसीलिए याद रखिएगा जीरो ऑर्डर पे आपको हमेशा मैक्सिमम मिलता है, तो इस बात को अपने ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये हमारे पास कहलाती है क्या, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। और एक और बात ध्यान में रखिएगा, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग हर ऑर्डर पे नहीं मिल सकती। कुछ पर्टिकुलर ऑर्डर्स होते हैं जहाँ पे डिफ्रैक्शन देखने को मिलती है, अगर ऑर्डर ज्यादा हो जाते हैं डिफ्रैक्शन एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसीलिए आपको जीरो पे मिलेगी, वन पे मिलेगी, टू पे मिलेगी, यानी कि एम की वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं। जीरो ऑर्डर पे मिलेगी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वन पे मिल जाएगी आपको, टू पे मिल जाएगी, थ्री पे मिल जाएगी, लेकिन ऑर्डर हद से ज्यादा बढ़ेंगे तो वहां पे फिर आपकी लाइट की इंटेंसिटी ना होने के बराबर होगी, और इसलिए आपको वहां पे डिफ्रैक्शन नहीं मिलेगी। तो डिफ्रैक्शन में हमेशा हमें बहुत आगे का ऑर्डर नहीं मिल रहा होता। डिफ्रैक्शन में याद रखिएगा हमें जो ऑर्डर मिल रहा होता है वो 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इस तरीके से मिल रहा होता है, बहुत ज्यादा इसमें ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करते, एंड दैट इज द टॉपिक विच इज कॉल्ड एज अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। और आपने इसके दोनों फॉर्मूले याद रखने, डी साइन थीटा इक्वल टू एम लैम्डा ये, और दूसरा डी का अपना फॉर्मूला। डी का जो अपना फॉर्मूला हमारे पास है वो है लेंथ ऑफ द सेगमेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइंस रूल्ड, तो डी इज इक्वल टू एल अपॉन एन, और एक फॉर्मूला इसका है डी साइन थीटा इक्वल टू एम लैम्डा। तो ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए।